प्रिय छात्रों, आज मैं द्वितीय सेमेस्टर में आपको दिल्ली में सल्तनत की स्थापना, दिल्ली में सल्तनत की स्थापना के विषय में बताऊंगा। ये सल्तनत क्या थी, इसके विषय में आपको पीछे मैं जब बता रहा था मोहम्मद गौरी के इतिहास के विषय में, तो उस समय दिल्ली सल्तनत की बातें आई थी। दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि जब भारत में मुसलमानों का प्रवेश होता है और तुर्क मुसलमानों का जो है क्या नाम से शासन होता, स्थापित होता है, तो इसी व्यवस्था का नाम दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम का शासन होता है। गुलाम क्यों कहा जाता था? पहला शासन आता है 1206 ईस्वी में करीब, गुलाम वंश। ये गुलाम वंश का शासन होता है, चूँकि तुर्किस्तान में पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जो होनहार नौजवान हुआ करते थे उनको खरीद करके और उनको सेना में प्रशिक्षण दिया जाता था, और सेना में प्रशिक्षण देने के अलावा जब वो पारंगत हो जाते थे, योग्य हो जाते थे, तो उनको फिर सुल्तान के हाथों क्या किया जाता था? बेच दिया जाता था। और जब आप किसी के हाथों बेच दिए जाएंगे तो उसके क्या हो जाते थे? उसके गुलाम हो जाते थे। और इसी गुलाम होने की व्यवस्था का नाम उस समय गुलाम वंश का नाम दिया गया। और उसी गुलाम वंश का जो पहला शासक था 1206 में, वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत ही योग्य शासक था गुलाम वंश का, लेकिन शासन उसने बहुत दिनों तक चला नहीं सका। और उसने ऐसा, उसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन के विषय में कि उसे लाख बख्श कहा जाता था। मीन्स बहुत दानी व्यक्ति था और वह लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, या लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके अलावा वह झांसी, अजमेर, मेरठ, अलीगढ़, रणथंभौर आदि स्थानों पर विजय प्राप्त किया था। और उसने कुछ जो है जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार दिल्ली में जो स्थापित है, इन सब चीज़ों को उसने निर्माण कराने का भी काम किया। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये 2-3 बिल्डिंग्स, 2-3 स्थापत्य के निर्माण कराने में इसका विशेष योगदान था। इसकी जो है क्या नाम से दिल्ली में मौत हो जाती है पोलो खेलते समय, चौगान कहा जाता था उस समय, और उसी समय इसकी क्या नाम 1210 में मृत्यु हो जाती है। और फिर इसका बाद आराम शाह नाम का एक गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह योग्य शासक नहीं हो पाता। और फिर इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और वह 1211 ईस्वी में दिल्ली पर गद्दी पर बैठता है, चूँकि 1210 में उसकी मृत्यु ही हो गई थी। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी आप दिमाग में रखें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, बल्कि कौन था? वह इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश जो था, कुतुबुद्दीन द्वारा जो अधूरे कार्य थे, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करा दिया था, पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उसको पूरा कराने का काम किया। और करीब वो 26 वर्ष तक दिल्ली में शासन किया। इसके अलावा वो क्या करता था? वह राजतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था, अफसरशाही की स्थापना की और उसने इकता व्यवस्था लागू की। इकता शब्द एक आता है,
ये एकता क्या था? एकता केंद्र के साथ, एकता कभी कभी पूछ देता है, केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था थी उसको क्या कहा जाता था? एकता। जैसे आज हमारे देश में, भारत में केंद्र की जो व्यवस्था दिल्ली में है, जहां हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठता है, पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाता है, और हर प्रांतों को देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विभाजित कर दिया गया है। इसके अलावा हर प्रांत भी जिलों में विभाजित करके और उसकी सबसे छोटी इकाई गांव की बना दी गई, जिसका प्रधान होता है। इसलिए प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक एक जो जोड़ने की व्यवस्था थी, उसी को जो है इल्तुतमिश ने एकता नाम दिया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने टांका और क्या नाम से जीतल चलाए थे। टंका और जीतल सिक्के उस समय चलाए जाते थे, तांबे के, चांदी के। और प्रशासन का मुखिया, जो क्या नाम से सबसे गांव की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, उसे पटवारी या चौकीदार कहते थे। सारे शब्द जो है वहीं से निकले हुए हैं, सल्तनत काल से निकले हैं। और इल्तुतमिश ने जो आज एक व्यवस्था बनाया है कि कई ग्रामों को मिला करके परगना बनता था, परगना को मिला करके फिर प्रांत बनते थे। ये सारी चीज़ें आज भी परगना अधिकारी वगैरह आपको तहसील में देखने को मिलते हैं। वो व्यवस्था इसी दिल्ली सल्तनत काल की ही कॉन्सेप्ट की है। ऐसे ही इल्तुतमिश जो था, कुछ प्रांतों को अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने प्रांतों में विभाजित कर दिया था देश को, और उसको एकता कहते थे। और उसमें जो शासन करता था उसको इक्तादार कहा जाता था, जो सूबेदार होता था प्रांतों का। इसके बाद 1236 ईस्वी में भी इसकी भी क्या हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद उसका एक पुत्र आता है, जो क्या नाम से वो भी योग्य शासक नहीं बनता, वो रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। लेकिन वह बहुत ही योग्य शासक ना होने के कारण, और उसके पास एक पुत्री थी जिसको रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान को भी आप जानते रहें, क्योंकि भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका थी। जो भारत में सबसे पहले महिला जो शासन करने वाली थी, उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान देखिए क्या करती है। चूँकि उस समय पुरुष प्रधानता की बातें थीं, पुरुष प्रधान समाज होने के नाते रजिया को वहाँ के अमीर, वहाँ के 40 तुर्क सरदार जो हुआ करते थे, जिसको चाहते थे उसको गद्दी पर बैठाते थे, और जिसको नहीं चाहते थे उसको गद्दी पर नहीं बैठने देते थे। वो इतने प्रभावी व्यक्ति हुआ करते थे लोग कि वो अमीर और 40 तुर्क सरदार मिल करके ही रजिया को ना बैठा करके बल्कि उसके भाई को बैठा दिया। लेकिन उसका भाई क्या निकला? अयोग्य, रुकनुद्दीन फिरोज। और जब अयोग्य निकल जाता है तो रजिया फिर तुरंत उसको गद्दी से हटा करके और स्वयं क्या करती है, भारत की सत्ता दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाती है। और चूँकि मुसलमानों में महिलाओं को अपने चेहरे को खोल के समाज में जाने की परंपराएं नहीं है, लेकिन रजिया ने ऐसा नहीं किया। रजिया ने खुले चेहरे से आकर के दरबार में बैठना शुरू किया, लोगों के जो फरियाद सुनना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ों को देख करके जो तुर्क सरदार और अमीर थे, 40 लोगों का एक जो दल हुआ करता था, इन लोगों को बहुत नागवार लगा कि एक महिला हम लोगों को नेतृत्व कर रही है। हम पुरुषों को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, हमें ये ठीक नहीं। और इन सबों ने लामबंदी करके और रजिया सुल्तान को भी क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया। जैसे आज भी चाहे कितना हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता की बातें कर दी गई हों, इसके बावजूद भी हम आज भी महिलाओं को अपने से क्या समझते हैं? आज भी हम अपने से निम्न समझते हैं। उनको वो स्थान हम नहीं देना चाहते जो स्थान पुरुष का समाज में होता। मीन्स पुरुष प्रधानता आज की बात नहीं, पुरुष प्रधानता बहुत अति प्राचीन काल से चली आ रही है। वही मेंटेलिटी उन मुसलमान शासकों में थी। आज देखिए हमारे हिंदू समाज में तो लड़कियां, महिलाएं खुले चेहरे से चलती हैं, कोई बात नहीं है, कुछ आज़ादी मिली गई। लेकिन मुसलमानों में आज भी वो जब बाहर निकलती हैं तो पूरा एकदम ब्लैक कैट कमांडो की तरह से सारे चेहरे वगैरह ढक लेती,
क्योंकि मुसलमान ये चाहता है कि मेरी पत्नियों को, मेरी बीवियों को, मेरी बहन बेटियों को मेरे सिवा कोई ना देखे। और जब वह मेरे सिवा कोई ना देखे तो इसके पीछे मानसिकता क्या दिखती? इसके पीछे मानसिकता यही दिखती कि यह पुरुष प्रधान की रूढ़िवादी मानसिकता है मुसलमान समाज की, कि वो स्त्रियों को जो है खुला चेहरा समाज में लेके नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि लोग देखेंगे तो लोगों की निगाहें क्या हो सकती, बुरी हो सकती। लेकिन सानिया मिर्ज़ा अगर नकाब पहन के टेनिस खेलती तो बेचारी उसी में फंस करके गिर जाती और टेनिस की स्टार सनसनी नहीं बन पाती। उसने भी इस मुस्लिम समाज के फतवे, मुस्लिम समाज की धमकियों को दरकिनार करके और आज उसने स्टार बनने के लिए जो प्रयास किया, आज दुनिया में जानी जाती। शायद अपने रूढ़िवादी मानसिकता में ग्रसित होती तो आज सानिया मिर्ज़ा को कोई जानता नहीं। ऐसे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक शासक आता है बलवन, गयासुद्दीन बलवन जिसका नाम था। इसका शासनकाल 1265 से 1286 ईस्वी है। और यह भी दिल्ली में कुछ जो लूट मार करने वाले हुआ करते थे, मेवाती लोग रहते थे दिल्ली के आसपास, उनको जो जंगलों को साफ करवा करके उन लूट मार करने वालों को भगा दिया वहाँ से। और उसने कुछ सख्त कानून लगाया। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी जो बातें थी बलवन की, उसने मुस्कराने, हंसने और मद्यपान पर निषेध लगा दिया था। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दिए जाएं, हंसने, मुस्कराने और मद्यपान निषेध की नीति किसने लागू की थी? तो उस समय आपको बताना पड़ेगा या आपको लिखना होगा कि बलवन ने। बलवन ही ऐसा शासक था जिसने इस तरह की बात की थी। और तमाम अमीरों का जो दल हुआ करता था, जिसको चाहते थे गद्दी बैठाना उतारना, इन सब का भी उसने पर कतर दिया और अपनी खुफिया एजेंसी लगा दी कि यदि मेरे खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रची जा रही तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। और वह उसने राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना। उसने कहा कि जो राजा होता हो ईश्वर का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि मुस्लिम काल, मुग़ल काल में राजा झरोखा दर्शन देते थे। डायरेक्ट आप राजा को नहीं देख सकते थे। जिस तरह से बाइस्कोप देखने के लिए हम लोग जाते थे, ऐसे ही राजा को झरोखे में से लोग क्या करते थे, देखते थे। उसको डायरेक्ट नहीं, झरोखे में से देख, झरोखा दर्शन उसको कहा जाता था। इसलिए बलवन ने राजा के पद को क्या बना दिया, ईश्वर का प्रतिनिधि वाला पद बनाया कि नहीं, ये जो राजा क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ऐसे ही एक दूसरे राजवंश की स्थापना होती है। ये गुलाम वंश तक के शासक थे। एक दूसरा राजवंश आता है जिसको आप खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। कौन सा वंश? खिलजी, खिलजी वंश। इसके कौन से शासक होते हैं? खिलजी वंश का शासन जो है करीब 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चलता है। इसमें सबसे पहला शासक जो जलालुद्दीन खिलजी होता है इस वंश का, यह जो है एक बहुत ही योग्य सेनापति था। और इसका उत्तराधिकारी कैकूबाद की हत्या कर दी गई थी और सुल्तान बन बैठा था स्वयं। इसके अलावा इसने, ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन ने अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया, जो उसका भतीजा हुआ करता था, भाई का लड़का था। मुसलमानों में चाचा भतीजा में भी शादी हुआ करती थी। और उस समय कड़ा, मानिकपुर इलाहाबाद के पास एक कड़ा नामक स्थान है, वहीं पर जब वो विजय प्राप्त करके वापस लौट रहा था अलाउद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन उसकी प्रशंसा में जाकर के उससे मिलने के लिए गया और उसको गले लगाया। और जैसे उसको गले लगाता है, अलाउद्दीन उसकी हत्या कर देता, उसका गला काट देता है। और अगला मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश को कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू।